गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि उत्तराखंड मेंस की हमने जो एक स्पेशल सीरीज चलाई हुई थी, उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए मैंने लास्ट क्लास में आपसे वादा किया था कि अब पिछले क्लास में मैंने उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख स्रोत डिस्कस किए थे, जिसमें कि मैंने साहित्यिक स्रोतों का भी वर्णन दिया था। ठीक है ना। और उसमें मैंने कुछ पुरातात्विक स्रोतों का भी वर्णन दिया था। तो मैंने उस क्लास में बच्चों से कहा था कि अगली क्लास में आपके लिए एक सेपरेट उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेखों पर लाऊंगा। और इसमें मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से प्रोबेबल है बन सकता है, जैसे कि पहले पूछ लिया गया है, स्रोत पूछ लिए गए हैं, तो अगर वो आपसे पूछ सकता है कि जो अभिलेखों का योगदान है उत्तराखंड के इतिहास को जानने में, इसको समझाइए, या उत्तराखंड में प्रमुख अभिलेखों का एक वर्णन दीजिए, या किन अभिलेखों के माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उनका एक ब्रीफ अकाउंट दीजिए। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या शॉर्ट आंसर में कोई इंडिविजुअल अभिलेख के बारे में भी वो आपसे डिटेल में पूछ सकता है बच्चों। ठीक है ना। तो अब डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले एक बात आपको और बताना चाहूंगा। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, फॉलोवर नहीं बनना है। मेरा उद्देश्य है कि जो भी लोग मेरी वीडियो देखें, जिन तक मेरी वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचे, वो सब लोग लर्नर बने, फॉलोवर नहीं बनना है। इस भारत का बेड़ा गर्क जो है फॉलोअर्स ने ज्यादा कर दिया। ठीक है ना। तो लर्नर बनिए। मेरा कोशिश ये रहेगी कि जो गुरु परंपरा से प्रदत्त ज्ञान मुझे है, और जो सरस्वती माता का अध्ययन करके थोड़ा बहुत मैंने प्राप्त किया है, उससे मैं आपको देने का प्रयास करूं। बाकी मैं कोई ज्ञानी होने का दावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं सर। ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो आते हैं सर आज के हमारे टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेख यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो भी महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों, जब हम अभिलेखों की बात करते हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं, तो अगर मैं उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि शिलालेख हो सकते हैं, ताम्रलेख हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहला चीज तो बिल्कुल शिलालेख हो सकता है। तो शिलालेख बहुत सारे मिले हैं हमारे वहाँ। ठीक है ना। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये ताम्रलेख हो सकता है, कॉपर इंस्क्रिप्शन हो सकता है। तीसरा, ये किसी मूर्ति पर हो सकता है, तो ये मूर्ति लेख भी हो सकता है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं बेटा, कई बार हमको ब्रिक इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, यानी कि इसको हम इष्ट का लेख कहते हैं। इष्ट माने ईंट से बना हुआ शब्द है, इष्ट का लेख। इस पर भी हमको अभिलेख मिलते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमको कई बार मृद भांड में भी अभिलेख मिलते हैं। इसमें इसके अलावा हमको मृद भांड में भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो इसके अलावा कई बार हमको कहीं पर काष्ठ आकृतियों पर भी अभिलेख मिल सकते हैं। इस पर काष्ठ आकृतियों पर भी अभिलेख खुदे हुए हो सकते हैं। ठीक है ना। और कहीं कहीं पर बच्चों मंदिरों की, या जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, इन स्मारकों की जो दीवारें हैं, इन पर भी अभिलेख हो सकते हैं। जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके दीवारों पर भी हमको अभिलेख कई बार मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये हमारे, और जैसे मैं एक चीज बताऊं, इसी में आपका जो हमारे स्मारक हैं, तो इसी में हमारा नौला भी आ जाता है। जैसे सुंडराकोट नौला है हमारा सोमेश्वर के पास में, तो कतूरी कालीन नौला है, तो इसमें भी हमें कुछ कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो किस पर हो सकता है? रॉक इंस्क्रिप्शन हो सकता है, कॉपर इंस्क्रिप्शन हो सकता है, आइडल इंस्क्रिप्शन हो सकता है, ब्रिक इंस्क्रिप्शन हो सकता है, पॉटरी पर इंस्क्रिप्शन हो सकता है। ठीक है ना। किसी वुडन क्राफ्ट के कार्य पर, या किसी घर के दरवाजे पर, या मंदिर के किसी भाग पर, वहां पर भी हो सकता है। ठीक है ना। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में हो सकता है, मंदिरों पर हो सकता है, टेम्पल्स में, और फोर्ट्स हैं, किले हैं, राजमहल हैं, उन पर हो सकता है। और या मंदिरों की दीवारों पर भी हो सकता है, नौले पर भी हो सकता है। तो ये बच्चों क्या है, अगर हम पहली बात मैं आपसे कहूं, तो इससे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि भैया, इससे हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि कितने चीजों पर अभिलेख लिखने की परंपरा रही है। सिंपल, इतने इतने चीजों पर अभिलेख लिखे जाते थे। तो क्या क्या है, ये आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात आती है, अब उत्तराखंड के अंदर अगर हम इतिहास लेखन की परंपरा कहें, यहाँ अगर उत्तराखंड के अंदर अभिलेखों की हम परंपरा कहें, अभिलेखों की परंपरा, तो सब ये अभिलेख हमको किस किस काल के प्राप्त हो रहे हैं? देखो, अगर हम बात करें प्राचीन काल का कोई अभिलेख कहने में, प्राचीन काल की यानी कि एंशंट एज का, एंशंट हिस्ट्री का, तो यहाँ पर एक सबसे प्रमुख अभिलेख हमारा हो जाता है बच्चों, जो कौन सा है? अशोक का कालसी इंस्क्रिप्शन। जो अशोक का कालसी अभिलेख, ये सबसे प्राचीन अभिलेखों में से है। फिर उसके बाद दूसरे हमारे जो
अभिलेख आते हैं ये लगभग पूर्व मध्यकाल में आते हैं। अब पूर्व मध्यकाल में हम कौन से अभिलेख रख सकते हैं, यानी कि अर्ली मिडेवल एज में। अर्ली मिडेवल एज में हम इंस्क्रिप्शंस को रख सकते हैं, जैसे हमारे जो कत्यूरी समय के अभिलेख हैं, कत्यूरी अभिलेख जितने भी हैं ये अर्ली मिडेवल एज के हैं। जैसे एक तालेश्वर ताम्रपत्र हमको पर्वताकार शासकों का प्राप्त हुआ है, जो पौरव शासक हैं या पर्वताकार डायनेस्टी जिसको हम कह रहे हैं, तो ये भी अर्ली मिडेवल एज के अभिलेख है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बेटा, जैसे तालेश्वर अभिलेख है या कत्यूरियों के अभिलेख हैं, इन अभिलेखों की एक विशेषता ये भी है, ये बेसिकली इनमें गद्य काव्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि इनकी जो भाषा शैली है इसमें काव्य शैली की झलक हमको मिलने लगती है। और इस प्रकार की जो काव्य शैली वाले अभिलेख हैं ये लगभग 12वीं शताब्दी तक प्रचलन में रहे, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही इस प्रकार के अभिलेख लेखन शैली का पतन हो गया। समझिएगा इस बात को। जैसे ये अभिलेख हमको प्राप्त हो रहे हैं पूर्व मध्यकाल के, इस प्रकार की अभिलेख लेखन शैली लगभग 12वीं शताब्दी में क्या हो गई बच्चों, ये लुप्त हो गई। तो 12वीं शताब्दी में लुप्त होने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये लगभग विलुप्त हो गया। लेकिन नेपाल में ये लगभग 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। कहाँ? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर क्या चलता रहा, ये 13वीं शताब्दी तक इस तरीके के अभिलेखों का प्रयोग चलता रहा। अब उसके बाद अगर हम आए यहाँ जहां हम मध्यकाल कहें, तो मध्यकाल में हमारे को अभिलेख मिलेंगे मुख्य रूप से बच्चों कौन से, ये अभिलेख वो हैं जो चंदों और पवारों के अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, चंदों के और पवारों के अभिलेख, ठीक है ना। और गोरखों के अगर कोई अभिलेख हो या कोई इस प्रकार के उनके अकाउंट्स हों तो ये भी यहीं आ जाएंगे। अब फिर मॉडर्न अभिलेखों में आ जाते हैं हमारे, जहां से ब्रिटिश बंदोबस्त ये सारी चीजें होती हैं, तो उनके तो हमारे गजेटियर के रूप में प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं वेरियस अलग अलग समय की, तो वो सारे के सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या बात रखनी है कि प्राचीन काल में कौन सा अभिलेख है, तो कालसी अभिलेख एकमात्र अभिलेख है, फॉस्टर ने इसकी खोज की है, ठीक है ना, 1855 आई थिंक। और उसके बाद में पूर्व मध्यकाल है, तो पूर्व मध्यकाल में हमारा क्या है, कतूरी अभिलेख और तालेश्वर ताम्रपत्र वाले जैसे जो अभिलेख है वो सब इसमें आ जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये गद्य काव्य शैली में मिलते हैं हमको। और इसके बाद अगर हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले जो हमारा 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो जो ताम्र शासनों में गद्य काव्य लिखने की परंपरा है, इसका लगभग क्या हो चुका है बच्चों पतन हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कहां पर, मध्यकाल की तरफ, तो यहाँ पर चंदों के पवारों के जो ताम्रलेख वगैरह इन्होंने समय समय पर जारी किए, वो सब हमको प्राप्त होते हैं। गोरखों के अभिलेख भी इसी श्रेणी में आते हैं। और आधुनिक काल के अभिलेख कौन से होंगे, जो कौन से अभिलेख होंगे, जो ब्रिटिश शासकों के समय में, यानी कि ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान, जिसमें ब्रिटिश शासन उत्तराखंड के अंदर स्थापित हो गया 1815 में, उसके बाद स्थापित हुए हैं। तो ये एक ब्रीफ अकाउंट है। अब इसके अंदर अगर हम डिटेल में जाना चाहें कि हर एक उसकी विषय वस्तु क्या है, तो वो चीज फिर बहुत डिटेल हो जाती है। अब ये तो यहाँ के हैं। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, कि उत्तराखंड से बाहर ऐसे अभिलेख, ठीक है ना, उत्तराखंड से बाहर के अभिलेख। अब उत्तराखंड से बाहर के ऐसे अभिलेख बच्चों जिसमें कुछ ना कुछ जानकारी उत्तराखंड के संदर्भ में दी हुई है, ये उनकी बात हो रही है। जैसे मैं इसकी बात करूं आपके साथ में, तो एक एग्जाम्पल हमारा आ जाता है जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। क्या? प्रयाग। तो जो हमारे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, ये इन अभिलेखों में सबसे प्रमुख अभिलेख है। अब समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हम किसको बोलते हैं, जो समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद में इसको अंकित करवाया। अब इसको वैसे प्रयाग प्रशस्ति कहा है, अब तो इलाहाबाद का नाम बदल करके भी प्रयाग कर दिया गया है, प्रयागराज हो गया है, तो ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें एक कृतपुर राज्य का उल्लेख मिल रहा है। इसका उल्लेख मिल रहा है बच्चों, इसमें एक कृतपुर राज्य का उल्लेख मिल रहा है। और जब ये कृतपुर राज्य का उल्लेख मिल रहा है, तो इतिहासकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये कृतपुर राज्य कुमाऊं का या तो कुड़िंद डायनेस्टी हो सकती है, और या ये क्या हो सकती है, कत्यूरियों का भी साम्राज्य हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें, दूसरा, धर्मपाल की जो है खलीमपुर प्रशस्ति है। खलीमपुर क्या है, खलीमपुर प्रशस्ति। तो धर्मपाल की
खालिमपुर प्रशस्ति से भी उत्तराखंड के संबंध में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्यों बच्चों? अगर हम बीडी पांडे का कुआओं का इतिहास पे एक नज़र मारें, तो बीडी पांडे और शिव प्रसाद डबराल दोनों का एक मत है कि जो बंगाल के पाल शासक हैं, इन पाल शासकों की अभिलेख, जो बंगाल के पाल शासक हैं, 1 मिनट, जो बंगाल के पाल शासक हैं, तो ये जो बंगाल के पाल शासक हैं, इनके अभिलेख और कत्यूरी जो अभिलेख है, इनकी शैली जो है बेटा एक समान है। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट है, ये आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलने वाला है। तो बंगाल के पाल शासक और जो कत्यूरी अभिलेख है, इनमें शैलीगत क्या है बच्चों? समानता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े, तो प्रश्न ये उठता है कि भाई इन अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली जो विभिन्न अभिलेख हैं, आगे इनकी कुछ और चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो अब जैसे बहुत सारे और अभिलेख भी हैं, जैसे देवपाल का मुंगेर ताम्र शासन है, ठीक है ना? यशोवर्धन का जो है मंदसौर अभिलेख है। तो ये सब अभिलेख भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी कुछ-कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 मैंने ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट कोट किए, क्योंकि जो वर्ड लिमिट अगर ऐसा लिखने को आ भी रहा है, तो सारा सब कुछ आप नहीं लिख पाएँगे, तो इसलिए मेजर-मेजर 2 बातें तो लिख ही दीजिए। एक समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल लिखना है आपको, और दूसरा आपको बच्चों क्या धर्मपाल का जो खालिमपुर प्रशस्ति है, इसके बारे में ज़रूर लिखना है, ठीक है ना? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इन अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियाँ हैं, वो लिपियाँ कौन-कौन सी? अगला प्रश्न ये उठता है, ठीक है ना? जो अभिलेख हैं, इनकी लिपियाँ कौन-कौन सी हैं? किस-किस लिपि का इस्तेमाल इन अभिलेखों में हो रहा है? अब एक कॉमन सेंस लगाओ। सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक का अभिलेख, जो उत्तराखंड से प्राप्त हो रहा है हमको। तो उसकी लिपि हमको क्या प्राप्त हो रही है? अशोक का जो अभिलेख है, इसकी लिपि जो है, वो क्या है? वो ब्राह्मी है, ठीक है ना? तो अधिकांशतः ये किसमें लिखे जा रहे हैं? उस सब अर्ली तो किसमें लिखे गए? ब्राह्मी में लिखे गए हैं। यानी कि जो खासकर जो अशोक का शिलालेख है, अशोक का कालसी शिलालेख है, ये ब्राह्मी में लिखा जा रहा है। तो ये ब्राह्मी जो है, अब लेकिन बच्चों इसमें अंतर है। प्रारंभिक ब्राह्मी अलग प्रकार की है, आगे चल करके गुप्त काल में जो ब्राह्मी का उपयोग हो रहा है, वो अलग प्रकार की है, और आगे चल करके गुप्तकालीन जो ब्राह्मी है, उसी से आगे जो गुप्तकालीन जो ब्राह्मी है, गुप्तकालीन ब्राह्मी से ही एक नई लिपि और निकली, जिसको हम कुटिला कहते हैं। तो कुटिला भी बेसिकली ब्राह्मी की एक लिपि है, ब्राह्मी का ही एक प्रकार है, जो आगे चल करके कहाँ अस्तित्व में आई? ये पूर्व मध्य काल में अस्तित्व में आई, और गुप्तकालीन जो ब्राह्मी थी, उसी से इसका उद्भव हुआ था। तो एक तो किसका प्रयोग हुआ है? पहला हम बात कहें तो ये ब्राह्मी के प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का। दूसरा, कुछ अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग। अब खरोष्ठी लिपि यानी कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में डिफरेंस क्या है? अब सबसे पहले जब आप अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं, तो अशोक के अभिलेखों में भी आपको क्या मिलता है? खरोष्ठी लिपि का उल्लेख मिलता है। अब खरोष्ठी लिपि बेसिकली ये वहाँ पर मिल रही है हमको, जहाँ उत्तराखंड के इतिहास में जिन जगह पे यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसे अगर हम बात करें, तो कुड़िंद मुद्राएँ, तो कुछ कुड़िंद मुद्राओं पर हमको कैसी लिपि देखने को मिलती है? खरोष्ठी लिपि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक लिपि क्या है बच्चों? खरोष्ठी लिपि भी है। अब उसके बाद एक स्क्रिप्ट और प्रयोग होती थी, भले ही इसका उदाहरण केवल उत्तराखंड में एक ही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। इसको हम कहते हैं फारसी लिपि, या जिसको आप पर्शियन कहते हो, पर्शियन स्क्रिप्ट। तो फारसी लिपि में केवल एक ही अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है पांडुकेश्वर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों? कि पांडुकेश्वर से। पांडुकेश्वर का जो ये अभिलेख है पर्शियन लिपि का, तो पांडुकेश्वर के मंदिर के घंटे पर उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण है? घंटे पर उत्कीर्ण है, और ये माना जाता है कि ये अकबर कालीन है। इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो ये घंटा अभिलेख है पांडुकेश्वर का पर्शियन लिपि में, ये कैसा है? अकबर कालीन है। अब इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें, तो जब दक्षिण भारत से या अन्य स्थानों से यहाँ पर यात्री आते रहे बीच-बीच में, तो जब यात्री यहाँ पर आते थे, तो एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, देवप्रयाग के पास में कुछ मंदिरों में उन्होंने अपने नाम, अपने वंश का ज़िक्र, अपने गोत्र का ज़िक्र ऐसा करने की परंपरा भी रही है। तो उन पत्थरों पर हमको तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, तो कई बार उस प्रकार की जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। तो ये क्या है? ये उत्तराखंड में प्रयोग होने वाले और आगे चल कर के सॉरी, उत्तराखंड में प्रयोग होने वाले अभिलेखों की प्रमुख लिपियाँ हैं। तो ब्राह्मी में भी मिले हैं, खरोष्ठी में भी मिले हैं, और फारसी में भी मिले हैं, और कुछ स्थानों पर आप पा रहे हैं कि जो दक्षिण भारत के जो
भाषाएँ हैं, उनसे संबंधित लिपियाँ भी हमको यहाँ पर मिल रही हैं बच्चों, ठीक है ना? और देखो कई जगह पर जैसे मोरध्वज है, तो मोरध्वज में जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो उन वो बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं, तो उन मूर्तियों पर भी अभिलेख है। जैसे उत्तरकाशी से एक बुद्ध की मूर्ति मिली है, उसमें जो अभिलेख है वो तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है, अन्य तिब्बती भाषा के भी कुछ एविडेंसेस हमको मिल रहे हैं। और पूर्व मध्य काल में जो ये भी अभिलेख है, यानी कि खासकर जो कत्यूरियों के अभिलेख है, इनमें जो भाषा प्रयोग हुई है, ये अधिकांशतः बच्चों क्या है, ये संस्कृत है। जैसे पांडुकेश्वर ताम्रलेख, भाषा क्या है, संस्कृत है। अब कई किताबों में उसके लिए कहीं पाली लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, भैया वो गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके ओरिजिनल पार्ट आज की डेट में प्रकाशित हो चुके हैं। मेरे पास तो उसकी किताब ही है पूरी प्रॉपर, तो एविडेंस के तौर पर अगर आप कहोगे सर हमें दिखा दीजिए कि संस्कृत में कहाँ है, हमने तो पाली पढ़ा है, तो मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। तो उन सबकी भाषा क्या है, संस्कृत है। लेकिन हाँ, संस्कृत का भी क्या है, स्वरूप अलग अलग समय पर बदलता रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि प्रारंभ में जैसे वैदिक संस्कृत चलती थी, आगे चल करके लौकिक संस्कृत हो गई, तो संस्कृत का स्वरूप थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है बच्चों, ठीक है ना? तो ये है। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अलावा जो जैसे हमारा त्रिशूल अभिलेख है, ठीक है ना? ये भी एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। त्रिशूल अभिलेख, अब ये उत्तराखंड के अंदर दो जगह से त्रिशूल अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। त्रिशूल अभिलेख कहाँ से? एक प्राप्त हुआ है हमको बाड़ाहाट से, बाड़ाहाट बोले तो आज का उत्तरकाशी, और एक हमको प्राप्त हुआ है गोपेश्वर से। दूसरा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोपेश्वर से। अब कई जगह पर इनको शक्ति स्तंभ लेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है, शक्ति स्तंभ लेख, और कई जगह पर इनको त्रिशूल अभिलेख भी कहा गया है। अब देखो, जैसे जो बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख है, तो ये बेसिकली संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, और एक राजा है गुहनाग, गुहनाग राजा का उल्लेख इसमें हमको मिलता है। तो इसकी जो तिथि बताते हैं, जैसे डबराल ने अपनी किताब में तो 6ठी शताब्दी लिखी। क्या लिखी है, 6th सेंचुरी के आसपास में इन्होंने इसमें अपनी डेट यहाँ पर जो है इसकी डेट को मेंशन किया है, किसकी, बाड़ाहाट अभिलेख की। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा अभिलेख हमारा बेसिकली ये मिलता है गोपेश्वर से। गोपेश्वर में जो गोपीनाथ टेम्पल है, गोपीनाथ टेम्पल, और इसमें जो हमको राजा का उल्लेख मिल रहा है, इसमें हमको एक राजा का उल्लेख मिला है जिसका नाम है गणपति नाग। तो दोनों ये नागवंशी राजाओं से संबंधित है प्रारंभ में। अब आगे चल करके जब 1191 में बच्चों किसने, अशोक चल्ल ने आक्रमण किया, तो 1191 में, तो इसमें दो अभिलेख 1192 का और एक 1209 का, तो ये दो डेट इसमें किसकी, अशोक चल्ल के भी नाम लिखे हुए हैं। किसका नाम भी लिखा हुआ है, अशोक चल्ल का भी नाम लिखा हुआ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो नाग शासकों के नाम भी मिल रहे हैं, और आगे चल करके जो नेपाल के मल्ल शासक उत्तराखंड में शासन करने के लिए आए, ठीक है ना, तो उसके भी यहाँ पर हमको उल्लेख मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो ये दो अभिलेख किसके उदाहरण हो गए, त्रिशूल के अभिलेख के उदाहरण हो गए, ठीक है ना? अब फिर लिपि हमने पढ़ ली, इसमें जैसे हमने भाषा का भी जिक्र किया। अब एक सेगमेंट ये भी देख लेते हैं प्रॉपरली कि भाई भाषा का कौन कौन सा उपयोग ये लोग करते थे, ठीक है ना? कौन कौन सी भाषा का उपयोग करते थे। तो प्रारंभिक अभिलेखों में, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की जिसमें अशोक का कालसी शिलालेख आता है, तो प्रारंभ में तो भाषा किसका प्रयोग हुआ है बच्चों, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। जो प्रारंभिक अभिलेख उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं, खासकर जैसे अशोक का शिलालेख है, तो इनमें प्राचीनतम अभिलेख, जैसे सवाल आ जाता है कभी प्रीलिम्स में भी आ गया, उत्तराखंड से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत में आए हैं। प्राकृत के बाद आगे चल करके क्या आई है, फिर संस्कृत आई है। प्राकृत के बाद जो अभिलेख उत्तराखंड में मिले हैं वो किसके मिले हैं, वो संस्कृत में है। और जैसे कुलिंद शासकों के जो लेख है अधिकांशतः वो किस में है बच्चों, वो भी प्राकृत में है, ठीक है ना? तो अब इससे आगे चल करके जब हम शुंग काल के बाद के काल में आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमको दोनों प्रकार के, यानी कि गद्य और पद्य दोनों शैली में इसका, अभिलेखों का गद्य और पद्य दोनों शैली में लेखन की परंपरा प्राप्त होती है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने, बाड़ाहाट है, लाखा मंडल है, ठीक है ना, और बोध गया की प्रशस्ति है, ब्रह्मपुर वाला जो ताम्रपत्र है जिसको हम तालेश्वर ताम्रपत्र कह रहे हैं, तो इन जो पदों की, इन में जो सब में जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा के साथ में गद्य और पद्य शैली।
संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य शैली। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रारंभ में प्राकृत, फिर आ जाती है संस्कृत। तो संस्कृत के बहुत सारे हमारे पास अभिलेख हैं, ठीक है ना। और पांडुकेश्वर मैंने आपको बता दिया। और बुद्ध का जो मैंने एक आपको बाड़ाहाट में जो बुद्ध प्रतिमा मिली है उत्तरकाशी से, उसमें तिब्बती भाषा में है, ये भी बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो पांडुकेश्वर है वो पर्शियन लिपि में है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है ना। और इसके बाद बात आती है किसकी, गोरखा शासकों की। तो गोरखा जो है हमारे, गोरखा शासकों के कुछ अभिलेख हमको किस भाषा में मिलते हैं, ये खसकुरा भाषा में मिलते हैं बच्चों। किस भाषा में मिल रहे हैं, ये खसकुरा भाषा में मिल रहे हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ तक की यात्रा हो गई, ये गोरखा काल तक की यात्रा हो गई। तो इस तरीके से ईश्वरा की जो लाखा मंडल प्रशस्ति है उसकी भी भाषा संस्कृत है, ठीक है ना। जगत ग्राम से एक शुंगकालीन अभिलेख मिला है, उसकी भाषा भी संस्कृत है, ठीक है ना। तो इसकी बात, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रुद्रचंद और सुदर्शन शाह के समय के कुछ अभिलेख, एक एक अभिलेख इन दोनों का हमको प्राप्त हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। जैसे वहां बाड़ाहाट प्रशस्ति हमको प्राप्त हो रही है तो संस्कृत में लिखी हुई है। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये बात जरूर आपको समझने वाली है बच्चों कि इतनी चीजों को कंसाइज वे में ही लिखना है, क्योंकि अगर डिटेल एनालिसिस करने में जाऊं तो पांडुकेश्वर ताम्रलेख का फिर अलग से एनालिसिस करूंगा तो बहुत लंबी वो हो जाएगी। लेकिन मेरे कोशिश क्या है कि आपको एक जिस्ट मिल जाए कि किस किस समय कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग अभिलेखों में हो रहा है। तो भाषाएं क्या हो गई, प्राकृत से लेकर के संस्कृत, संस्कृत के बाद अगर आप देखोगे कुछ जगह पर हमको तिब्बती भाषा भी मिली है कुछ अभिलेखों में, कुछ जगह पर हमको एक जगह पर पर्शियन भी मिली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग, और खसकुरा में फिर गोरखाकालीन अभिलेख हमको मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ललित सुर का हमारा अभिलेख है, ये भी संस्कृत भाषा में है। ईश्वरा की जो लाखा मंडल प्रशस्ति है, 6 से 8वीं शताब्दी इसका काल माना जाता है, तो ये भी हमारी संस्कृत में है, ठीक है ना। अब एक बात हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अभिलेखों में संवत प्रयोग हो रहा है, तो संवत कुछ जगह पर विक्रम संवत का भी प्रयोग हुआ है, कुछ जगह पर गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है। लेकिन अब हम कतुरी अभिलेख देखें, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं, ये अभिलेख हैं, तो इनमें बच्चों इन्होंने अपने संवत का प्रयोग किया है। तो इसलिए उनकी डेट फिक्स करना थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि आज की डेट में काफी हद तक तो हमको सफलता मिल गई है उनका डेट निर्धारित करने में, लेकिन फिर भी जो कतुरी अभिलेख है, जो कतुरी अभिलेख है, इनमें जो तिथि है, इसमें इन्होंने क्या किया है बेटा, एक दूसरे संवत्सर का प्रयोग किया है। यानी कि इसमें संवत जो है वो संवत कौन सा, वो विक्रम और गुप्त संवत का प्रयोग नहीं हुआ है। इसीलिए इसके काल निर्धारण में थोड़ी सी हमको समस्या है। तो जैसे अशोक का कालसी लेख आपसे पूछा जाता है तो क्या कर देंगे, लिपि हो गई ब्राह्मी, भाषा हो गई पाली, और जिस समय पर आया है कुलिंदों के बारे में वर्णन उत्तराखंड में देता है। तो कुलिंदों को पुलिंद इस अभिलेख में कहा गया है और इनके राज्य क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, ठीक है ना। तो जैसे अब एक भद्रमित्र था, शुंगकालीन कोई अधिकारी है, तो इस भद्रमित्र का एक अभिलेख हमको देहरादून से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मुद्रा लेख है। और इस मुद्रा लेख की जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि इसकी शुंगकालीन ब्राह्मी है, ठीक है ना। और इसमें दून शब्द क्षेत्र का वर्णन है, और दून क्षेत्र का वर्णन होने के साथ साथ में वहां पर एक जो चुंगी स्थल का अधिकारी है घाट वाला, उस अधिकारी वो भद्रमित्र है, उसने इसको जारी किया है। तो ये उल्लेख हमें उसको उसमें मिल रहा है हमको। तो कौन सा, ये भद्रमित्र का क्या हो गया, मुद्रा लेख हो गया, जो देहरादून से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जगत ग्राम से जो है सीलवर्मम का इष्ट का लेख यानी कि ईट पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसकी लिपि ब्राह्मी है, भाषा इसकी भी संस्कृत है, ठीक है ना। और बेसिकली अश्वमेघ यज्ञ इसने करवाया था ये माना जाता है, तो उसकी ईटों का ही ये अभिलेख प्राप्त हुआ है बच्चों। तो ये थोड़े थोड़े अकाउंट अगर इतना भी आप मेंशन कर देते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगी। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी लिपि भी ब्राह्मी है और भाषा इसकी क्या है, संस्कृत है, ठीक है ना। तो फिर लाखा मंडल से राजा छागलेस की प्रशस्ति मिली है, ईश्वरा का शिलालेख मिला है, ठीक है। तालेश्वर के ताम्रपत्र हो गए, पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र हो गए, बालेश्वर के ताम्रपत्र हो गए, बागेश्वर का भूदेव का शिलालेख हो गया। दे आर मल्टीपल, कितने बताऊं, इतने तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो जितने मैंने बोले हैं, इसको भी अगर वीडियो रिवाइंड करके आप थोड़ा सा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको ये सब चीज़ याद रहने वाली हैं बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी इसको कर लेंगे। तो ये क्या है, ये उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेखों के बारे में, उनमें भाषा, उनकी लिपि, ठीक है ना, कौन कौन हमारे प्रमुख अभिलेख हैं, इन सब की जानकारी बच्चों ने आपको प्रदान की। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। अगर पार्ट 1 जैसे ही आप देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से सारा का सारा एलेबोरेट किया है, और यहाँ में मैंने आपको कुछ जानकारियां प्रदान की हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है।
एक काली कुमाऊं के राजा हुए। काली कुमाऊं, ये आपको किसी हिस्ट्री की बुक में ये बात नहीं मिलेगी जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। तो काली कुमाऊं में एक राजा हुए जिनका नाम है पुरुषोत्तम सिंह। क्या नाम है? पुरुषोत्तम। ये काली कुमाऊं के राजा पुरुषोत्तम सिंह का अभिलेख हमको कहां से प्राप्त हुआ बच्चों? ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है बोध गया से। कहां से प्राप्त हुआ है? बोध गया से। देखो, यहाँ के लोगों के संबंध प्राचीन काल से ही बाहर के साम्राज्यों से रहे हैं, इससे ये बात भी हमको प्रमाणित हो रही है। तो अब इस समय इन्होंने जिस संवत का प्रयोग किया है, ठीक है ना, इस संवत में जो लगभग जो है इसमें इन्होंने बुद्ध निर्वाण संवत का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? बुद्ध निर्वाण संवत का प्रयोग। अब ये कोई संवत ये भी प्रचलन में रहा होगा। तो बोध गया से जो पुरुषोत्तम सिंह का ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है बच्चों? इसमें बुद्ध निर्वाण संवत का प्रयोग हुआ है। अब देखो इसकी कहानी क्या है। ये लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी का अभिलेख है। तो जब कुमाऊं क्षेत्र पर अशोक चल्ल ने आक्रमण किया, तो अशोक चल्ल ने जब कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो यहां आक्रमण करने के बाद उसने जो वो गढ़वाल की तरफ बढ़ा, तो कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करके जो कुमाऊं की उपत्यका थी बच्चों, तो इसको उसने क्या कर लिया, एक उसका सेनापति था जिसका नाम था जयतुंग सिंह, ठीक है ना। अशोक चल्ल का आक्रमण होता है और अशोक चल्ल ने आक्रमण करके जो कुमाऊं की उपत्यका है, कुमाऊं क्षेत्र है, इसको किसको सौंपा? इसका एक सेनापति था जिसका नाम था जयतुंग सिंह। और इसी जयतुंग सिंह के जो पौत्र हैं, जयतुंग सिंह के पौत्र, ये कौन है? पुरुषोत्तम सिंह है। ये कौन है? पुरुषोत्तम सिंह है। तो आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए एक सवाल आपके लिए ये भी हो सकता है कि जब अशोक चल्ल कुमाऊं पर आक्रमण करके गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण के लिए गया, तो यहाँ का शासन उसने किसको सौंपा? तो यहाँ का शासन उसने जयतुंग सिंह को सौंपा था। और इन्हीं का पौत्र आगे चल करके कौन हुआ बच्चों? ये पुरुषोत्तम सिंह हुआ। और ये पुरुषोत्तम सिंह के जो ये अभिलेख में हमको क्या जानकारी मिल रही है? इसमें ये जानकारी मिल रही है कि अशोक चल्ल की सहायता से पुरुषोत्तम सिंह द्वारा क्या किया गया, आगे चल करके वहां पर बोध गया में एक बौद्ध कुटी का जीर्णोद्धार किया गया, ठीक है ना। एक बौद्ध कुटी का जीर्णोद्धार किया गया, उसका वर्णन हमको इससे प्राप्त हो रहा है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो पुरुषोत्तम सिंह का एक अभिलेख हमको कहां से बच्चों? बोध गया से भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों, होता क्या है, इतने साल से मैं भी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर वीडियो का टाइम जो लिमिटेड होता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इंपॉर्टेंट जो भी है वो सारा निकाल करके दे दिया जाए। तो अगर वैसे टेक्निकली अगर हम देखें, तो जब अभिलेख में क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, तो अभिलेख पढ़ने में कम से कम हमारे 3 लेक्चर लगते हैं, 1.5 से 2-2 घंटे के। तो पूरा एक-एक हम उस हर अभिलेख की भाषा, शैली, उस पर जैसे अब पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, तो ललित सुरदेव क्या कह रहा है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में? ललित सुरदेव पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कह रहा है कि मैंने जो ये ज़मीन ग्रांट करी है, आगे आने वाले जो मेरे उत्तराधिकारी हैं या कोई अन्य भी राजा बने, अगर इस ग्रांट की हुई लैंड को वो वापस लेगा, तो क्या कह रहा है, कुत्ते के पेट में कुत्ते की आंत में जो कीड़ा होता है, जो कृमि होती है, उसकी योनि उसको प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है? रिलीजियस पर्पस से जो भी भूमि दान की जाती थी तत्कालीन राजाओं द्वारा, जिसको कहीं कहीं पर संकल्प कह देते थे, कहीं कहीं पर इसको अग्रहार भूमि कह देते थे, कहीं कहीं पर इसको हमारे उत्तराखंड में गूंठ भी कह देते थे, गुरखा काल में इसको सदावर्त भी कहते थे। बहुत सारे नाम इस प्रकार की भूमि के लिए हैं। तो ये जब एक बार दे दी जाती थी बच्चों, तो इसको वापस नहीं लिया जाता था। इसीलिए वहाँ पर जब हम भूमिदान पढ़ते हैं मध्यकाल में उत्तराखंड के, तो 2 प्रकार के भूमिदान पढ़ते हैं। क्या? एक स्थायी भूमिदान और एक अस्थायी भूमिदान। तो जैसे रौत और जागीर, ये अस्थायी भूमिदान होते थे। और संकल्प के लिए जो भूमिदान होती थी या गूंठ भूमि जो दान होती थी, ये कैसा दान होता था बच्चों? ये स्थायी दान होता था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारे अभिलेख का, जितने भी उत्तराखंड के अभिलेख जो प्रमुख हमारे वहाँ से अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब अगली बात जो अगली क्लास में हम करेंगे बच्चों, वो करेंगे उत्तराखंड के प्री हिस्टोरिक एज के ऊपर, ठीक है ना? किसके ऊपर? उत्तराखंड का जो प्री हिस्टोरिक एज है, उत्तराखंड के अंदर जो प्रागैतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें इसकी जानकारी दे रही हैं, कहाँ से क्या-क्या फाइंडिंग है, तो वो सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को थोड़ा-सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी कोचिंग तक पहुँच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो उन तक भी एक अच्छे ज्ञान की
जो अच्छे ज्ञान की धारा है उसको प्रवाहित करने का कार्य हम कर सकें। और मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, आपको मेरा कोई फॉलोवर नहीं बन रहा है, आपको केवल लर्नर्स की कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना है, आपको एक लर्नर बनना है। अगर आप लर्नर बनेंगे, तो आपको फॉलोवर बनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।